ठीक है, ध्यान दो इधर। अब क्लास के बाद करना उसको। टाइम पे करते नहीं हो। मैं गाना एक बता रहा था, दूसरे ध्यान रखना है, ज़िंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। नहीं तो बताया था मैंने गाना, ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेशन करना है इसको, है ना। इसका क्या होगा, वेरिएबल एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी बाई आर। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो। अरे भाई क्या, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का ln x होता है। अरे 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x नहीं होगा। तो -1/x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो आज दूसरी क्लास में मैं निकाल रहा था, मैं से वही कराया था। एक माइनस g/m/m इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 0। सो दिस बिकम्स g/m/r। डर से मत डर, डर के आगे बढ़। किसको इसको डर लग रहा है, आज मैंने पूछा 12th वालों से कि किसको इसको डर लग रहा है। सोचो कितने लोगों ने हाथ उठाया होगा, सब ने उठा दिया। तुम लोगों को डर लग रहा है, तुम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस चीज़ का डर, फेल होने का डर? नहीं नहीं, फेल होने का डर है क्या, फिर तो तुम, फेल होने का डर तो किसी को नहीं होता, एटलीस्ट जो यहाँ पढ़ रहा है उनमें से। फेल तो होने का डर नहीं होगा। डर किस चीज़ का है, कि एक्सेल नहीं कर पाओगे, है ना। मैं उनको समझा रहा था कि ये अच्छा डर है, ये डर होना ज़रूरी है। जैसे मैंने एक तुम लोग को लास्ट टाइम एक स्टोरी सुनाई थी। मेरी 3rd बेस्ट मूवी है, फेवरेट मूवी, डार्क नाइट राइजेस। ठीक है, तो डार्क नाइट राइजेस में क्या होता है कि एक बार मतलब ये शायद बताया हुआ मैंने तुम्हें कि एक बार क्या होता है कि बैटमैन है, बहुत टाइम बाद वो बेन से मिलने जाता है ना। और 7-8 सालों से कोई गौतम में कोई विलन नहीं था, कुछ नहीं था। तो बैटमैन क्या हो गया, ठंडा, मतलब पीस, ही हैड वन विक्ट्री एंड पीस मिल गया था उसको। तो जब वो जाता है बेन के पास, तो बेन उसको पकड़ता है, खूब मारता है, खूब एकदम धो देता है उसको। देन बेन सेज कि पीस हैज कॉस्ट यू योर स्ट्रेंथ, है ना, एंड विक्ट्री हैज डिफीटेड यू। बैच की स्टार्टिंग है तो बताने लायक है ये, और मुझे 1 साल बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम हार गए। यही चीज़, पीस हैज कॉस्ट यू योर स्ट्रेंथ। जो भी यहाँ पे 10th में बहुत अच्छा करके आया, अबव एवरेज भी करके आए हो, उसको लग रहा हो काफ़ी एकदम ठंडे पड़ जाओगे। 2 साल ना बहुत लंबा जर्नी है, एंड बहुत लंबा है। और अगर तुम ठंडे हो गए, तुमने शांति अपना ली और तुम्हें लगा कि तुम एक बार जीत गए हो, अब थोड़ा सा टाइम में वक्त है, अगली वाली जीत में, बेन के आने में वक्त है। तो जब बेन आएगा ना, तुम्हें भी धो देगा, और बहुत धोएगा। बेन कौन है, जे एडवांस, ठीक है। तो आएगा और बहुत धोएगा, और वो भी यही डायलॉग देगा, बेटे विक्ट्री हैज़ डिफीटेड यू, तो लेट इट नॉट डिफीट यू। समझ में आ रहा है। और इस चीज़ के लिए लास्ट में क्या होता है, बेन उसको बहुत धोता है पहले, और उसके बाद फिर उसको लेके जाता है अपने पर्सनल जेल में, एक कुआं होता है उसमें जाके उसको रख देता है। ठीक है, सुना है ना, देखा ही होगा। और उसकी हड्डी पसली एकदम टूट गई होती है, तो उसको रिपेयर तो कर देता है, वो देख रहा होता है कि मेरा सिटी बर्बाद हो रहा है, तो उसको ज़ील होती है कि जाना है। तो एक उस कुएं में ना, ऐसे इंटीग्रेशन तो पढ़ते रहोगे, कुआं समझो, इस कुएं में यहाँ पे रह रहे हैं लोग, यहाँ है बैटमैन अपना, ठीक है, और इसको चढ़ना है। तो कुएं में ऐसे जैसे वॉल क्लाइंब करते हैं, ऐसे पतले पतले वॉल क्लाइंब करके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ तक पहुँचने के बाद एक जंप मारना होता है दूसरे प्लेटफॉर्म तक। जो ये कर लेगा वो चला जाएगा, जो ये जंप नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। एक रस्सी ऐसे बांधी हुई होती है, उसको अपने शरीर में बांध के, और वो जंप लगाता है एक दिन, तो उससे वो नहीं क्रॉस कर पाता। तो रस्सी से के बदले मरता नहीं है, नीचे नहीं गिरेगा, रस्सी से फिर धीरे धीरे उतारते हैं उसको, ठीक है। तो ही ट्राइड दैट जंप एंड फेल्ड। फिर उसके बाद वापस वो कसरत करता है, 1 महीने की ट्रेनिंग करता है, फिर उसके बाद वापस जाता है, चढ़ता है, सब चीयर कर रहे होते हैं नीचे से, फिर एक बार जंप लगाता है, और फिर क्या करता है, अगेन ही फेल्ड, फिर से टूट जाता है, फिर नीचे आता है। तो एक बूढ़ा सा एकदम, जिसके आंख नहीं होते, वो उससे मिलता है और बोलता है कि डर की वजह से हारे हो। बैटमैन बोलता है मुझे किस चीज़ का डर, मुझे तो मरने का भी डर नहीं है,
मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो उसने बोला कि एग्जैक्टली वो जो डर है ना, जो बच्चा कूदा था, द चाइल्ड हु मेड दैट जंप वॉजंट वेयरिंग एनी रोप, एंड जब रोप के बिना छलांग लगाओगे तब वो जो डर होगा वो लास्ट एज के जो है उसको क्रॉस करवाएगा तुमसे। फिर बैटमैन चढ़ता है बिना रस्सी के और जंप लगाता है। क्या हो? हाँ कोई नहीं, तो जंप लगाता है, ठीक है। तो IITian तो बन जाऊंगा, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा जहाँ चाहिए। समझ में आ रहा है? या जो तुम्हारा टारगेट हो, जिसका टारगेट NIT श्रीनगर है, तो NIT श्रीनगर पहुँच जाऊंगा, लेकिन सेरामिक ब्रांच मिलेगी। ये वाला डर नहीं। समझ में आ रहा है ना? वो डर जरूरी है, और उस डर की वजह से तुम्हारे अंदर वो एक ज़ील आएगा कि तुम अपने आप को पूरे टाइम पुश करते रहोगे, पूरे टाइम। समझ में आ रहा है? यू आर एमिंग फॉर द टॉप, उस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहो। तो ये थी बैटमैन और बेन की कहानी। एक दिन हम वापस रिज्यूम करेंगे इस कहानी को। माई सेकेंड फेवरेट मूवी इज़ डार्क नाइट, एंड थर्ड फेवरेट इज डार्क नाइट राइजेस। फेवरेट नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको हमने थोड़ा बहुत यूज़ किया था लास्ट क्लास में फॉर कैलकुलेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी एक्स अगर हो, जो उसमें हम चेन रूल पढ़ते हैं ना, वैसा ही कुछ है, मतलब वैसा कॉन्टेक्स्ट है, नॉट आउटपुट, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स ऐसा होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। इस केस में हम क्या करते हैं, जी एक्स को हम यू अज्यूम कर लेते हैं। जी एक्स को हमने क्या मान लिया? यू। क्लियर? अब मैं कह सकता हूं डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। तो मैं कह सकता हूं दैट डी यू इज इक्वल टू जी डैश एक्स डी एक्स, कह सकता हूं। तो अब रिप्लेस करके देखो, एक बार इसको u रिप्लेस करोगे और जी डैश एक्स डी एक्स को क्या रिप्लेस करोगे? डी यू। तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू। गिवन क्या होगा हमारे पास कि हमें पता होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो है वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी बन जाएगा। तो ये एफ यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ यू प्लस सी और कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी। यहां तक समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन में जब भी एफ ऑफ जी एक्स वाला फंक्शन आता है ना, बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस को ही हम इंटीग्रेट कर पाते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स है और जी एक्स का डिफरेंशियल भी गिवन है। जिसको ये सिंबल्स वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, दिस विल कम इन डिटेल इन क्लास 12th मैथ्स में, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कम यूज़ है इसका फिजिक्स में, बहुत ही मिनिमल, स्टार्टिंग में एटलीस्ट, ठीक है। करो आगे। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड टाइम्स 2x dx। अच्छा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड जो है ये हमने नहीं पढ़ा, इसका ये तो तुम प्योर 12th में ही पढ़ोगे जब पढ़ाया जाएगा तब, ठीक है। तो ये हमारा नहीं, हमें नहीं आता, हमें तब आता है। ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें आउटर फंक्शन क्या है, इसमें एफ एक्स क्या है? रूट एक्स, और जी एक्स क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड। और ये दिख रहा है मुझे कि जी डैश एक्स क्या है? 2x। इसका मतलब ये जो है ना, ये जी डैश एक्स डी एक्स है और ये एफ ऑफ जी एक्स है ना। इसमें अगर मैं u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड इनर फंक्शन ले लूँ तो डी यू इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। अच्छा, तुम अगर ऐसे नहीं पढ़े तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर्ड का 2x, तो डी यू बाई डी एक्स 2x हो जाएगा। सो डी यू इज इक्वल टू 2x dx। क्लियर है? अब ये सारी चीज पुट कर दो तो इंटीग्रेशन क्या बन गया? ये इंटीग्रेशन
रूट यू डी यू। रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? 2/3 u टू द पावर 3/2 और u कितना था? 1 + x²। तो ये आंसर आ गया हमारा 2/3 1 + x² की पावर 3/2। हो गई? नोट कर लिया? किसी को डाउट इस स्टेप में? ये आउटर फंक्शन कौन सा है? ये वाला। और इनर फंक्शन कौन सा है? ये वाला। तो एफ एक्स आउटर फंक्शन क्या है? रूट एक्स। मतलब जो आउटर फंक्शन है, रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ समथिंग, दैट इज आउटर फंक्शन। इनर फंक्शन जो ये समथिंग है वो क्या है? 1 + x²। पानी देना। चलो एक इंटीग्रेशन फॉर प्रैक्टिस करो। क्यूब रूट ऑफ 1 + x²। कैलकुलेट। हो गया? किसका किसका आ गया? बस बाकी इसमें u को क्या अज्यूम करेंगे? अगेन 1 + x²। g(x 2x) हो जाएगा 2x। ऐसे नहीं करना है, देखो चलो बता रहा हूँ, समझो इस चीज को, लॉजिक। आउटर फंक्शन इज क्यूब रूट ऑफ x, इनर फंक्शन इज 1 + x²। u = 1 + x² लिया, सो du/dx = 2x, सो du = 2x dx। अब पुट कर दिया तो इंटीग्रेशन 2x dx क्या हो गया? du अपॉन क्यूब रूट ऑफ u और इंटीग्रेशन u टू द पावर -1/3 du। कितना हो जाएगा ये? u की पावर 2/3 3/2 और 3/2 1 + x² की पावर 2/3। ठीक है? नोट करो फटाफट। करें नेक्स्ट। ठीक, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, सपोज देयर इज अ फंक्शन f(x) और ये x है और ये फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम x = a टू x = b, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? f(x) जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग dx से हम क्या कर रहे हैं? उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो dx क्या रिप्रेजेंट करता है? एक वेरी स्मॉल इंटरवल। dx का वेरी स्मॉल चेंज है ना। फॉर एग्जांपल एट अ रैंडम डिस्टेंस x हम क्या कर रहे हैं? एक वेरी स्मॉल इंटरवल ले रहे हैं जिसका विड्थ कितना है? dx। क्लियर? ये स्मॉल बहुत छोटा है, इसको जूम कर दिया है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। ये dx। अब देखो आइडिया ये है कि अगर मैं इसको इतना छोटा करूं, इस इंटरवल को इतना छोटा करूं, तो ये मैं मान सकता हूं कि यहां से यहां तक ये जो फंक्शन की वैल्यू है f(x) दैट इज नॉट चेंजिंग। द इंटरवल इज सो स्मॉल दैट ये f(x) ये कितना है? f(x + dx) दैट इज कंसिडर्ड, मतलब इस पूरे इंटरवल के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि द फंक्शन इज f(x) ओनली। समझ में आ रहा है? और ये एक रेक्टेंगल सा बन जाएगा। तो इस पूरे इंटरवल के लिए जो f(x dx) है, इज इट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? है कि नहीं है? ठीक है, अब इस पूरे इंटरवल x = a to b को मैंने क्या किया? इन्फिनाइट इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। सबका लेंथ कितना है? इन्फिनाइटली स्मॉल। और मैं सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ले लूं,
समझ में आ रहा है? इस अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये x1 है और ये x इन्फाइनाइट मान लेते हैं, x1 ये हो गया, x2 और ये हो गया x3, इन सारे इंटर पॉइंट पे ये कितना है, ये कितना हो जाएगा fx1, ये कितना हो जाएगा fx2, ये कितना हो जाएगा fx3, तो fx1 टाइम्स इसका विड्थ कितना है dx, तो fx टोटल जो एरिया ऑफ अंडर दिस कर्व में लेना चाहूँ तो टोटल एरिया की अगर मैं बात करूँ, एरिया अंडर द कर्व अगर मैं निकाल रहा हूँ तो विल इट बी f टाइम्स x1 टाइम्स dx प्लस f टाइम्स x2 टाइम्स dx प्लस एंड सो ऑन, कितने टर्म्स, इन्फिनिट टर्म्स. Basically it is sum of all the terms possible, summation of fx dx from 1 to infinite terms, फर्स्ट टर्म से लेके कितने इन्फिनिट टर्म्स, ऐसे कंटिन्यूस, ये जो समेशन है ना ऐसे कंटिन्यूस समेशन है. मैंने समेशन लिख रहा हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट समेशन, बट हमारे इस रेफरेंस में हमने उसको डिस्क्रीट माना लेकिन वो इतना छोटा है दैट इट बिकम्स कंटिन्यूस. दिस कंटिन्यूस समेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. बेसिकली जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी. समझ में आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी. हो गया, नोट कर लिया क्या? Clear? The idea here is, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके चलो, फाइंड द एरिया अंडर y is equal to 2x curve in the interval x is equal to 0 to x is equal to 3 and x is equal to 1 to x is equal to 4. y is equal to 2x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये है y is equal to 2x, कैसा दिखता है, सबका स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, at x is equal to 0 y is 0, at x is equal to 1 y is 2, at x is equal to 3 y is 6, at x is equal to 4 y is 1 3 8. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. यहां तक क्लियर है? अब मुझे ये कह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 3, मतलब मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, चाहिए कि नहीं, है ना. तो हमने एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है. क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 इंटू बेस इज 3 इंटू हाइट इज 6, कितना हो गया, 9 यूनिट्स. इंटीग्रेशन से देखो, इंटीग्रेशन 2x dx फ्रॉम 0 to 3, इज इट इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 0 to 3, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 फ्रॉम 0 to 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर्ड फ्रॉम 0 to 3, तो 9 माइनस 0 दैट इज 9. तुम लोगों से एक मैंने लास्ट ईयर एक इंटीग्रेशन की डीपीपी कराई थी क्या, वो हैंड रिटन वाली कर रखा था, वो पूरा हो गया था, वो रिमाइंड करना कि मैं दे दूँ, मेरे अब पता नहीं कहाँ है लेकिन कोशिश करूँगा मिल जाए.
वो कर लेना एक बार दोनों। ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया ले लिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इंटीग्रेशन से भी निकाल दिया, दोनों मैच कर रहे हैं। दूसरा एरिया कौन सा है, कहां से कहां तक, 1 to 4, तो यहां से लेके यहां तक वाला एरिया चाहिए, यहां से लेकर यहां तक एरिया चाहिए। ठीक है, तो इस एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या दिख रहा है ये, क्या है ये, ट्रेपेजियम आ रहा है सबका, किसी का सर्कल तो नहीं आ रहा, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन से पैरेलल साइड है कि ये है ये, तो 2 + 8 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 3, दिस इज 10 इंटू 3/2 और 15 यूनिट्स। अब इसको इंटीग्रेट में करूंगा कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन 2x dx फ्रॉम 1 to 3, 2 टाइम्स x²/2 फ्रॉम 1 to 3, 2 कट गया तो 9, कुछ गड़बड़ किया क्या, 1 to 4 है ना यार, तो ये हो जाएगा 16 - 1 और 15, ठीक है ये कट गया। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ y इज इक्वल टू x - 1 फ्रॉम 0 to 2, नींद आ रही है क्या, एरिया ऑफ y इज इक्वल, ये हो गया, फटाफट लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ x - 1 फ्रॉम 0 to 2, जीरो ही आएगा, क्यों आएगा वही तो बता रहा हूँ, वही तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। y इक्वल टू x - 1 कैसा दिखता है, सर्कल, सर्कल पढ़ा दिया क्या, ठीक है, ये है y इक्वल टू x - 1, y इक्वल टू x - 1 नीचे है, y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करो, स्लोप कितना हो गया 1, मतलब एंगल कितना बनाएगा वो 45 डिग्री, tan थीटा स्लोप, कनेक्ट करो ना यार, यही तो कनेक्टिविटी चाहिए यार, इंटेलिजेंस और क्या है, इंस्टेंटली कनेक्ट कर पा रहे हो, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया -1, तो ये दो एरिया जो है ये जुड़ के कितने हो जा रहे हैं 0। लॉजिक ये है कि द एरिया बिलो x एक्सिस और बिलो द x एक्सिस कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, और एरिया अबव x एक्सिस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव एरिया एंड पॉजिटिव एरिया। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट इज एरिया बिलो x एक्सिस इज कंसिडर्ड as negative and area above x axis is considered positive। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ y is equal to x² from -2 to 2, area of y is equal to x² from -2 to 2, सबका आ रहा है, तो फिजिक्स में क्या होता है ना, वी यूज इंटीग्रेशन एज अ टूल टू ऑफ एडिशन, ऐड करने के लिए यूज करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल वर्क एनर्जी में जब हम वर्क वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है फोर्स का? क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, वर्क डन का, हाँ, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ये तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो, है ना। फॉर एग्जांपल एक मतलब इसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से अगर इंटीग्रेशन को रिलीज करना मतलब रिलेट करना चाहो, तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मैं ए से बी जो है इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब along this displacement, along this path, the force is variable, एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है। मतलब कि फोर्स अगर यहाँ F1 है तो यहाँ F2 है, यहाँ F3 है, यहाँ F4, यहाँ F5 and so on. The force is variable, that will be a function of R. जितना जहाँ मतलब कैसा फंक्शन होगा नहीं पता हमें, कैसे वेरी कर रहा है नहीं पता, इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन बनाया। ऑब्वियसली एक फंक्शन होगा तो फंक्शन के हिसाब से वेरी करेगा, रैंडम नहीं होगा। दिस इज नॉट रैंडम, फंक्शन की तरह। तो क्या होता है, हम मुझे क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, है ना। तो मैं इस आर को इन्फिनाइट पार्ट्स में तोड़ देता हूं, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देता हूं, एंड द पार्ट्स आर इन्फिनाइटली स्मॉल, ठीक है। अब फोर्स वेरिएबल था, वेरिएबल का हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमें किसका फॉर्मूला पता है, कांस्टेंट फोर्स का पता है ना। तो मैं इस इंटरवल को इतना छोटा कर दूं कि ये मान लिया जाए, इतना छोटा हो जाए कि उस इंटरवल में मैं आई कैन एज्यूम दिस फोर्स F4 इज कांस्टेंट। ये जो dr4 मान लेते हैं, ये जो इस इंटरवल में दैट इज कांस्टेंट। इस सेकेंड इंटरवल में dr2 में दिस F2 इज कांस्टेंट। ये क्योंकि इंटरवल बहुत छोटा है, द चेंज विल बी इनसिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? सो द टोटल वर्क डन कैन बी गिवन एज F1 डॉट dr1 प्लस F2 डॉट dr2 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। इस समेशन को अगेन दिस समेशन इज इंटीग्रेशन F डॉट dr, इसी समेशन को हम क्या बोलते हैं, F डॉट dr इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? सेम इसको एरिया से कैसे रिलेट कर रहे हो, तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मतलब एक इंक्लाइंड एंगल है, इसमें अगर मुझे इसके अंदर का एरिया पता हो, निकालना हो, अब तक हमें ट्रायंगल के एरिया का मान लो फॉर्मूला नहीं पता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं पता, हमें क्या पता है, रेक्टेंगल पता है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्यों? क्योंकि दैट इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ एरिया, है ना। लेंथ, अब एक सबसे पहले वन डायमेंशन में क्या डिफाइन किया हमने, पॉइंट। उस पॉइंट को मतलब सॉरी जीरो इस डायमेंशन में नो डायमेंशन, अब पॉइंट डिफाइन किया विथ नो डायमेंशन, फिर इसको जब वन डायमेंशन में खींच दिया तो क्या बन गया, एक लाइन। तो लाइन से हमने लेंथ डिफाइन किया, जितना खींचा उतना लेंथ। अब उस लेंथ को उसके परपेंडिकुलर एक नए डायमेंशन में खींच दिया और विथ हाइट ब्रेड्थ, तो उसका उस पूरे लेंथ को खींचा है, कितना खींचा है, ब्रेड्थ टाइम्स, तो कितना एरिया वो कवर कर रहा है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, ये डिफाइन किया गया एरिया। समझ में आ रहा है? तो हमने अब तक एरिया जब डिफाइन किया तो हमें पता था कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है या लेंथ इंटू हाइट होता है, ठीक है, L इंटू बी। तो अगर इस लाइन को अगर मैं रेक्टेंगल मानता, मैंने इस लाइन को अगर रेक्टेंगल माना होता, ये मतलब अगर ये लेंथ है और ये हाइट है और मैं L इंटू एच कर दूं तो एरर कितना आएगा, ये पूरा एरर आएगा, ये पूरा एरर आ जाएगा जो अकाउंट नहीं किया गया था। तो मैंने क्या किया, इसको कुछ पार्ट्स में तोड़ दिए। कितने पार्ट्स में तोड़ दिए, मान लेते हैं 4 पार्ट्स में तोड़ दिए, 4 पार्ट्स में तोड़ दिए। अब हर एक पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट का मैं कहाँ से हाइट ले रहा हूँ, यहीं से ले रहा हूँ, तो 0 हो जाएगा। इस पार्ट का हाइट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये एरिया अगर कंसिडर कर दूँ,
फिर ये एरिया, ये अगर h1 हाइट है और ये h2 हाइट है और ये h3 हाइट है, कुछ इसका विड्थ 4 पार्ट में है तो l/4 हो जाएगा। तो l/4 इंटू h1 प्लस l/4 इंटू h2 प्लस l/4 इंटू h3। अगर इस तरह से मैंने रेक्टेंगल के एरिया लिए और ऐड कर दिए तो एरर कितना आया? इस केस में ये वाला एरर आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैं इस डिवीजन और डिवाइड कर दूं फर्दर, अगर इसमें इसको डिवाइड कर दूं, समझो इस चीज को, फर्दर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये जो अब एरर और रिड्यूस हो गया। ये जो एरर है कम होता गया। समझ पा रहे हो? नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इंटीग्रेशन क्या है? इन्फिनिट समेशन। और इंटरवल इंटीग्रेशन में और छोटा है। जब मैं इसको इन्फिनिटली स्मॉल कर दूं तो एरर विल रिड्यूस टू इन्फिनिटली स्मॉल। देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है? वो एरर को रिड्यूस कर देता है। वो dx क्या है? इट इज ए टेंडिंग टू जीरो क्वांटिटी। देयरफॉर एरिया अंडर द कर्व, ये जो इंटीग्रेशन fx dx टेंड्स टू एरिया अंडर द कर्व और गिव्स एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस करने चाहोगे इंटरेस्टिंग वाले? सपोज देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है उसका a प्लस बी टाइम्स x। एक रॉड है ऑफ वेरिएबल मास। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? कराया हुआ है? अच्छा, ये तो 9th में कराया था ना? हाँ। क्या हुआ? याद है तो करो फिर। अच्छा, हार्ड था क्या? नहीं नहीं, अब बहुत आसान लगेगा। एक रॉड है जिसका मास जो है ना, इसका लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन बाय a प्लस बी टाइम्स x, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। लीनियर मास डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? वो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होता है ना? अब हम तीन तरह के डेंसिटी पढ़ते हैं, एक लीनियर डेंसिटी और एक सरफेस डेंसिटी जो एरिया पे स्प्रेड आउट होता है, और एक वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम डेंसिटी। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। एक रॉड है जो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का है। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी अगर इस रॉड का है तो इस पूरे रॉड का, मतलब मान लेते हैं उसका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी लैम्डा है, तो इस पूरे रॉड का मास कितना हो जाएगा? m लेंथ टाइम्स लैम्डा। m/l होता है मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आया? अगर यूनिफॉर्म है तो। बट इस केस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसमें हम m इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स l डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नहीं समझ में आ रहा? चलो, वेरिएबल मास डेंसिटी भी भूल जाओ। एक सिंपल सा रॉड है जिसकी कांस्टेंट मास डेंसिटी है। कांस्टेंट मास डेंसिटी कहने का मतलब यह है कि मैं अगर 1 सेंटीमीटर, सपोज 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस रॉड मैं ले लूँ, ठीक है, तो वो 10 ग्राम है। तो 2 सेंटीमीटर लूंगा तो कितना होगा? 20 ग्राम। 3 सेंटीमीटर लूंगा तो 30 ग्राम। क्यों ऐसा? क्योंकि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। अब 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब पर सेंटीमीटर कितना है? 1 ग्राम। तो पर सेंटीमीटर मास डेंसिटी इसकी कितनी होगी? 1 ग्राम। समझ में आया? दैट मास डेंसिटी विल बिकम मास पर यूनिट लेंथ। अभी समझ में आ रहा है? तो मास कैसे निकालते हैं? लीनियर मास डेंसिटी टाइम्स लेंथ। क्लियर है? ये क्लियर है? पक्का? ठीक।
अब ध्यान दो सारे, a प्लस बी एक्स इज लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब अगेन सेम, यहां पे मास डेंसिटी कितनी है, इस एंड पे x जीरो पुट कर दो, कितना आया a। यहां पे मास डेंसिटी कितनी है, a प्लस बी टाइम्स l, l इज द लेंथ, किसका a आ रहा था। इस एंड पे मास डेंसिटी कितनी है, a प्लस बी टाइम्स l, l पुट कर देंगे इसमें, बीच में कहीं कितनी होगी तो जितना लेंथ होगा उतना पुट कर देंगे, आ जाएगा। इसका मतलब द मास डेंसिटी इज वेरिएबल। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं किसी एक एंड वाले मान लेते हैं a टाइम्स l मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वो सही होगा। ये बोला इसने मास डेंसिटी इज दिस, लैम्डा है, और दिस इज x फ्रॉम जीरो यहां से लेके a प्लस बी टाइम्स l, दिस इज l, यहां तक ये है अपना मास डेंसिटी। अब अगर मैं, ध्यान दो सारे, मैंने a से पूरे लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने कौन सा एरिया लिया, ये वाला एरिया लिया, तो मेरा इतना एरर आ गया, नहीं कर सकता ऐसा। अगर मैंने b से पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा, वो भी नहीं कर सकता। मुझे क्या चाहिए, एरिया अंडर दिस कर्व, लैम्डा इज a प्लस बी एल एंड दिस इज इट्स लाइन। समझ में आ रहा है, मुझे एरिया अंडर दिस कर्व चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। सबको क्लियर है ये। तो मुझे मास जो चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एट अ रैंडम डिस्टेंस x आई विल टेक एन एलिमेंट ऑफ dx। डोंट वरी, अगर इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, सिंपल, ये सबसे सिंपल वाला है, इसके आगे वाला फिर बाद में कराऊंगा, ठीक है, अभ्यम बैच में कराऊंगा वो। तो ये हो गया dx, तो कितना हो जाएगा। अब मुझे इस यूनिट का, ऐसे क्वेश्चन को करने के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, और मतलब सरफेस वाला भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इनटू इनफाइनाइट पार्ट्स। सेकंड स्टेप इज कंसिडर वन सच पार्ट। नाउ लुक एट, मतलब द वर्ड्स आई एम सेइंग, मैंने बोला एट अ रैंडम डिस्टेंस x वी कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। अब मैं इस dx एलिमेंट के लिए ये कह सकता हूं कि इतनी दूर मास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे जो लैम्डा की वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, बोलो, a प्लस बी टाइम्स x, लैम्डा नहीं x, यहां पे कितनी होगी a प्लस बी एक्स। तो मैं कह सकता हूं इस दूरी के लिए जो मास होगा उसको मैं a प्लस बी टाइम्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, dx से, तो मेरा मास आ जाएगा। तो वी कंसिडर वन सच एलिमेंट, वन सच पार्ट, या एलिमेंट बोला मैंने, कॉल्ड एलिमेंट। मैंने बोला एट अ रैंडम डिस्टेंस x, इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, उसका लोकेशन। इसकी तीन चीजें निकालते हैं। पहला होता है लोकेशन, ठीक है, यहां पे क्या है लोकेशन उसकी, x। एट अ रैंडम डिस्टेंस x कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx। इसका मतलब सेकंड चीज मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, उसकी साइज। साइज कितनी है इसकी, dx। समझ में आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पार्ट का मास निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो नेक्स्ट चीज मैं क्या निकाल रहा हूं, यहां पे हमारा मास निकाल रहा हूं, उसको मैंने नाम दिया dm, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। एंड देन विथ थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेट। तो यहां देखो dm कितना होगा, इस पॉइंट पे मास डेंसिटी दैट इज a प्लस बी टाइम्स एक्स टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस पार्ट, कितना है dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक, और इंटीग्रेशन d कट जाता है, ये पता है। तो m बिकम्स, कहां से कहां तक बोलो, क्या होगा, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 फ्रॉम 0 टू l। कितना हो गया ये, al प्लस बी एल स्क्वायर्ड बाई 2। क्योंकि द वेरिएशन ऑफ मास डेंसिटी फ्रॉम रॉड इस एंड से उस एंड तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना,
पूरे रॉड का मास निकालना है मुझे। अगर मुझे पूछा हो कि राइट हाफ ऑफ द रॉड का मास निकालो, तो मैं L/2 से L करता हूँ। 0 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस क्या अज्यूम्ड है, x। तो x को मुझे यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करना है, तो x को मुझे 0 से यहाँ से मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो इस पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा 0, और इस पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा L। तो पूरे पार्ट को कंसिडर करने के लिए ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ ही लिया है। काइनेमेटिक्स थोड़ी ध्यान लिख लिया ना सबने? नहीं लिखा? हो गया? काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हमने रेट ऑफ चेंज से क्या होता है हमें पता है, ds/dt होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, ds/dt, है ना? ऐसे ही हमने ये भी पढ़ा था दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा चलो इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए थोड़ा सा इवेल्युएट करके देखते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट ए इज कांस्टेंट। ठीक है। तो a इज इक्वल टू dv/dt, सो dv इज इक्वल टू a dt कह सकता हूं मैं। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखता कैसा है, तो फ्रॉम पॉइंट a से लेकर पॉइंट b तक जा रहा है ये मान लो। ठीक है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v विथ एन एक्सेलरेशन a कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट s इन टाइम t। इस तरह से दिखता है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dv कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, u से v तक, u से v तक इन टाइम t, मतलब 0 टाइम से कहाँ तक, t टाइम इंस्टेंट तक जा रहा है। ठीक है। a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू t। ये क्या हो जाएगा, v फ्रॉम u टू v, मतलब v माइनस u, और ये a टाइम्स v माइनस u इज इक्वल टू a टाइम्स t माइनस 0, सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, हो गया, लिख लिया था। हटा दो। नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने क्या बोला, v इज इक्वल टू ds/dt। अब पिछला इक्वेशन क्या है, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू ds/dt। सो ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी टाइम्स dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से डिस्प्लेसमेंट s तक इन टाइम 0 टू t। सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ut प्लस a टाइम्स t²/2 आ जाएगा फ्रॉम 0 टू t। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t², ऐसे भी आ जाता है यूजिंग इंटीग्रेशन। तीसरा भी ड्राइव करो। हो गया, लिख लिया। अब मैंने बोला एक्सेलरेशन जो है dv/dt होता है। ठीक है। वैसे तो मीनिंग d/dt ऑफ v का मतलब क्या है, मैं स्लोप ऑफ v ले रहा हूँ या रेट ऑफ चेंज ऑफ v ले रहा हूँ, बट dt अब भी अपने आप में एक मीनिंगफुल है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ ds/ds से।
ds को dt के साथ ले लिया और dv को ds के साथ, तो ds बाई dt टाइम्स dv बाई ds लिख सकता हूं इसको, ये ds बाई dt, ये दोनों एक साथ, ds बाई dt टाइम्स dv बाई ds, और ds बाई dt क्या है v, तो v dv बाई ds। सो एक्सेलरेशन क्या बन गया हमारा, v dv बाई ds। ये तीनों फॉर्मूले जो है, तीन फॉर्मूले कौन से हैं, v इज इक्वल टू ds बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड a इज इक्वल टू v dv बाई ds। ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इंटीग्रेशन पढ़ा है तो थोड़ा बहुत रिलेट करवा रहा हूँ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सो a ds इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेट कर देते हैं, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फ्रॉम 0 टू s, फ्रॉम u टू v। सो as इज इक्वल टू v स्क्वायर्ड बाई 2 फ्रॉम u टू v, ये आ जाएगा इधर। सो as इज इक्वल टू 1 बाई 2 v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड, 2 इधर चला गया, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड, और v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू u स्क्वायर्ड प्लस 2as। क्या कर रखा है तुमने पेन पे, इंक विंक ठीक, करें नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक। तो ये जो तीन इक्वेशंस पढ़ा है ना, इससे थोड़ा मीनिंग समझ लो इस चीज को, कि सपोज देयर इज एन ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, ST ग्राफ है, और मैंने बोला v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी हमने पढ़ा है कि इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ ST ग्राफ। सो कैन आई से दैट स्लोप ऑफ ST ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं। अगेन VT ग्राफ, VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब इन डिटेल आएगा काइनेमेटिक्स में, बस अभी अभी हमने कैलकुलस पढ़ा है, जस्ट आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन की थोड़ी थोड़ी चीजें जो कहाँ कहाँ पे कैलकुलस यूज होने वाला है, ठीक है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट, इट डजंट मैटर, विल रीडू दिस अगेन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो VT ग्राफ में मैंने बोला a इज इक्वल टू dv बाई dt, आई कैन से दैट slope of VT graph is equal to acceleration. Slope of VT graph is acceleration. ठीक है, याद रखना है। याद रहेगा। अच्छा एक और चीज, यहां तक हो गया, ये लिख लिया सबने। अब मैंने बोला v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसका मतलब ये कह सकता हूँ ds इज इक्वल टू वी डी टी, और जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी लिख सकता हूँ, और इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया। देयरफॉर कैन आई से दैट एरिया अंडर VT ग्राफ gives displacement। किसी को ये डाउट तो नहीं कि ये क्यों होगा, दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से तुम पोजीशन चेंज कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो, वो क्या है हमारी वेलोसिटी, दैट इज द वेरी डेफिनेशन। ऐसे ही a इज इक्वल टू dv बाई dt है, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt हो जाएगा, और ये क्या है एरिया। देयरफॉर आई कैन से दैट एरिया अंडर AT ग्राफ gives velocity।
टू बी मोर एग्जैक्ट इट गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, बट अभी के लिए वेलोसिटी। समझ में आया? ग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेई मेंस, जे एडवांस भी, मतलब काइनेमेटिक्स ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत डिटेल में हम इसको करेंगे, स्पेसिफिक क्लास होगी इसकी। यहाँ तक हो गया? तो एक फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ये हमारा एस टी ग्राफ है, ये हमारा वी टी ग्राफ है, और ये हमारा ए टी ग्राफ है। अगर मुझे एस टी से वी टी जाना है तो मैं क्या निकालूंगा? स्लोप। इसका मतलब डी बाई डी टी निकालूंगा। ठीक है? और मुझे वी टी से ए टी जाना हो तो क्या निकालूंगा? स्लोप, अगेन बाई डी टी। स्लोप का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर मुझे वी टी से ए टी जाना हो, सॉरी ए टी से वी टी, क्या निकालना है मुझे? एरिया। इसको इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। और वी टी से एस टी जाना हो तो एरिया। ये याद कर लेना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल से बता रहा हूँ तुम्हें, है ना? याद था क्या पहले से? याद? बहुत बार करा रखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई थिंक इसी पे एंड करते हैं। और कुछ डाउट बताओ? मैथ्स टूल्स मेरी तरफ से डन है, तुम्हारी तरफ से डन है क्या? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, क्या? हाँ, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। मैथ्स में तो बेसिक मैथ्स आता है, इसमें लॉग चल रहा है, फिर ट्रिगो होगा। ट्रिगो भी जल्दी कर लेना, क्योंकि वेक्टर स्टार्ट होने से पहले ट्रिगो अच्छे से आना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, जितना हम रिकॉर्ड। क्या? यस, यूएनडी 2 क्लास का है, 2 से 3 क्लास विल डू इट मैक्स। ठीक है, किसी को दिक्कत? कोटा में 1-1 महीने चलता है, उतना नहीं करेंगे हम क्लास, प्रैक्टिस उससे ज़्यादा करेंगे। ठीक है।